हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और इस वीडियो में बेसिकली मैं आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस का पर आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। वो आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा मैं कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। तो इसमें वो देखेंगे, उसके बाद टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए आपका, टारगेट स्कोर आपका कितना रहना चाहिए वो देखेंगे। और उसके बाद टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सेक्शन को कितना करना चाहिए, मतलब आपका हो गया आपका क्वांट रीजनिंग में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और कंप्यूटर और जीए में कितना देना चाहिए वो। और फिर एक मॉक भी मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, मॉक खोल के मैं उसमें दिखा दूंगा, मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है। मॉक स्ट्रेटजी मेरी क्या रहती है, कितने कौन से क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, कौन से क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए, या फिर आपको रफ शीट में नोट कर लेना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आप बाद में करने वाले, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पैटर्न क्या रहता है और कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। मेरा है ये, आप मेरी स्ट्रेटजी, मतलब आप लोग का अगर आप लोग को सही लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी 15 दिन बचा है एग्ज़ाम में, तो अगर आपको लगता है तो आप एक दो मॉक ऐसे ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम 50 मार्क रहता है। टोटल जो मैं टाइम देता था वो 35 से 40 मिनट्स के बीच में इसको मैं देता था, ठीक है। और टारगेट पीओ के लिए स्पेशली 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो 30 तक भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा अटेम्प्ट है आपका। और क्लर्क का मेंस का बात करूँ तो वो एक इजी लेवल पे आता है। तो 35 तक तो अटेम्प्ट आपके होने ही चाहिए अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ आपको पता है 130 प्लस जाती है। मेरे भी 130 प्लस मार्क्स थे क्लर्क मेंस में, और पीओ में भी कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा ही थे ओवरऑल। तो उसके लिए आपको 35 प्लस तो करना ही पड़ेगा क्लर्क मेंस है तो, क्योंकि ओवरऑल 120 मिनट्स है और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है। तो कट ऑफ 130 आती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सेक्शन ईजी है वो सब स्कोर करने वाला है उसमें। तो इसलिए रीजनिंग में 35 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखना चाहिए आपको, और पीओ में 25 से 30 का। बाकी जनरल अवेयरनेस में मैं बोलूँगा 10 से 12 मिनट दीजिए। 10 मिनट जनरल अवेयरनेस पे और 10 मिनट कंप्यूटर पे। ये दो सेक्शन पे 10-10 ही मिनट दीजिए, 20 मिनट में इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बाकी 20 प्लस क्वेश्चन, ये तो मतलब जीए तो चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हर एक में अच्छे लेवल का ही आता है। तो इसमें जितना आपका अच्छा हो सके, 15 होता है 15 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक्यूरेसी से कीजिए, कुछ भी गलत अटेम्प्ट मत करना उसमें। और कंप्यूटर का लेवल में बोलूँ तो पीओ का थोड़ा सा टफ आता है और क्लर्क का थोड़ा सा इजी आता है। तो क्लर्क में आप 25 से 30 टारगेट कर सकते हैं, और कंप्यूटर के पीओ में आप 20 से 25 30 तक कर सकते हैं। बाकी क्वांट्स का सेक्शन बोलूँ तो पीओ का सही में टफ आता है। मुझे 12 ही मार्क थे, बट फिर भी 16 से 18 अटेम्प्ट होने चाहिए थे पीओ के सेक्शन में। और क्लर्क का एक अच्छे लेवल पर आता है, डिसेंट आता है, डीआई डुएबल रहती है, अरिथमेटिक भी डुएबल रहता है। तो ये टारगेट यहाँ पे दिया, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। आप मॉक में जब सॉल्व करेंगे ना तो अपना एक माइंड में रख के चलिए कि इतना क्वेश्चन मुझे करना है। इंग्लिश के सेक्शन में 25 प्लस अटेम्प्ट एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है मेंस में। 25 के ऊपर कुछ भी मार्क्स आता है तो बहुत अच्छा है, 20 के ऊपर भी अच्छा है, लेकिन जिनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, जो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वो 25 प्लस कर सकते हैं इसमें। और टोटल अगर आप देखें तो पीओ के लिए आपका 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, 110 से ऊपर ही होने चाहिए अटेम्प्ट आपके। और क्लर्क में 130 प्लस होना चाहिए आपका अटेम्प्ट, क्लर्क के मेंस में। एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो पीओ का जो एग्ज़ाम होता है ना वो बहुत टफ नहीं होता है, मॉडरेट बोलूँगा मैं, डुएबल क्वेश्चन आते हैं। जैसे रीजनिंग का पजल रहेगा ना वो आप कर सकोगे, मतलब दो पॉसिबिलिटी में बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं आप स्टक हो जाओ। अगर आप सिंपल एक एक लाइन रीड करके अपने कंडीशन नोट्स करके अगर आप नोट करते हुए आप चल रहे हो तो आप बना लोगे। तो पेपर, और क्लर्क का पेपर मैं बोलूँ तो एस बी आई पी यू का जो प्री आता है ना उसके लेवल का आया था। मैंने क्लर्क में इसमें रीजनिंग में 39 अटेम्प्ट किए, 40 अटेम्प्ट किए थे, एक गलत हो गया था मेरा। तो 40 में से 40 अटेम्प्ट होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि 35 प्लस। और क्वांट का भी इजी आता है, मतलब 25 के ऊपर अटेम्प्ट हो सकते हैं क्लर्क मेंस में। तो क्लर्क मेंस इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट, और पीओ का मॉडरेट, डिफ़िकल्ट किसी का नहीं आता है। और अभी इसमें ना आप डिसाइड कर लीजिए कि दो सेक्शन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, पाँच में से दो एवरेज चलेंगे, एक वीक चल जाएगा। तो जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा रीजनिंग एक स्ट्रांग था और इंग्लिश भी स्ट्रांग था, मतलब मेरे इंग्लिश में मेंस में 25 प्लस आ जाते थे। तो रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता था। बाकी कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस मेरा एवरेज था, डिसेंट मार्क्स आते थे। कंप्यूटर में मेरे 20 प्लस मार्क्स आ जाते थे, 20 से 25 के बीच में। और जीए में 10 से 15 के बीच में आ जाते थे, तो वो एवरेज ही, क्योंकि कट ऑफ 2 या 3 जाती है जीए की। तो 2 या 3 जाती है, तो उसकी वजह से जीए भी 10-15 एवरेज है। मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा वीक हो जा रहा था, क्योंकि मैं इसमें टाइम भी कम देता था। इसमें जैसे 30-35 मिनट्स है ना, मैं कभी कभी 25 मिनट्स ही दे देता था, 25 से 30 मिनट्स। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे मार्क्स थोड़े कम हो जाते थे। तो ये चल सकता है, मतलब अगर आपके दो सेक्शन स्ट्रांग है, दो एवरेज है, तो आप एक वीक को बैलेंस आउट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो स्ट्रांग है तो बाकी तीन वीक है, वो भी नहीं चलेगा।
2 स्ट्रॉन्ग 2 एवरेज 1 वीक। ये आपका एग्जाम का मतलब सेक्शन का वो लेवल होना चाहिए कितना आपका प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया मेंस पैटर्न। अब अगर मैं अपना जो मॉक का स्ट्रेटेजी आपको मैं एग्जाम के थ्रू अगर समझाऊँ तो ठीक है, तो इसका ये मैंने 1 नंबर का मॉक तो दिया है ऑलरेडी। और इसमें अब मैं जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वहाँ बताया था उसके हिसाब से देखिए, मैंने कंप्यूटर को 10 मिनट दिया है, बोला है तो 10 ही मिनट देता हूँ। जीए को भी मैं 10 ही मिनट देता हूँ, देख सकते हैं आप। इंग्लिश को मैं 25 से 30 मिनट बोला है तो वही 26 मिनट के अराउंड दिया है। अब कॉन्ट और रीजनिंग में ऐसा है ना, देखिए अब यहाँ पे मैंने 25 ही मिनट दिया, 24 मिनट्स अराउंड, और रीजनिंग को 49 मिनट्स। तो ये ना अभी आपके वही मैंने बोला स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप 5 मिनट ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे मुझे लगा था कि मैं 90% ला सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। मुझे लगा कौन थोड़ा हार्ड है तो मैंने उसको टाइम कम दिया। तो आपको बैलेंस आउट करना है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग सेक्शन हार्ड आ जाए, भले आपका स्ट्रॉन्ग है बट वो हार्ड आ जाए, तो आपको कौन को ज़्यादा टाइम देना है, उसमें अटेम्प्ट करना है। तो इस हिसाब से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपना करेंगे। और अटेम्प्ट भी देखिए, मैंने पीओ में अराउंड 110 प्लस अटेम्प्ट बोला था, तो उतने मेरे अटेम्प्ट भी रहते हैं पेपर में, 120 इसमें समथिंग अटेम्प्ट थे वाले मॉक में। तो सही है। बाकी अभी मैं मेमोरी बेस्ड पेपर से आपको समझाता हूँ कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं, देखो 120 मिनट्स है यहाँ पे टाइम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर सेक्शन से, या जीए सेक्शन से, या फिर इंग्लिश। इंग्लिश में सेकंड रखता हूँ, कंप्यूटर और जीए में से फर्स्ट। कोई अगर जीए से स्टार्ट करें, देखो 10 मिनट देना है आपको, इसलिए मैं इसको पहले करता हूँ ना कि अपने को पता है कि या तो आता है या तो नहीं आता। जैसे ये क्वेश्चन आया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड बैंक एटीएम ऑपरेटर टू मेक द कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी और द ICCW अवेलेबल एट एटीएम, व्हाट डज ICC स्टैंड फॉर। अगर आपने ये पढ़ा होगा, ये चर्चा में क्वेश्चन रहा है, इंटर ऑपरेबल कैश कार्डलेस कैश विड्रॉल, तो आप इसको मार्क कर देंगे, आता है। अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंडर प्रोवाइड, ये एक्चुअल क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आए थे। मेमोरी बेस्ड पेपर है जी, मुझे याद आ रहा है लगभग यही क्वेश्चन थे, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप। प्रोवाइड पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, कौन सा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड क्रेडिट फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर। अब बताइए इसका आंसर क्या है, अब मेरे को तो याद नहीं आ रहा, मैंने जी रिवाइज नहीं किया था, तो छोड़ दूंगा मैं, नहीं आता, सीधे स्किप। तुक्का नहीं मारना, कभी भी तुक्का नहीं। आपने 4 तुक्का मारा, अब 1 मार्क माइनस हो गया, 1 मार्क मतलब बहुत होता है इसमें। बाकी फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया। खेलो इंडिया स्कीम प्रोग्राम आया था, तो फिट इंडिया मूवमेंट भी आया था, फिट इंडिया तो उसका नहीं हुआ, खेलो इंडिया हो सकता है। ऐसे मार्क कर दिया। अब सपोज एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज महारत्न कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया और आपको दो ऑप्शन में डाउट है, आप टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको 10 मिनट में सेक्शन कंप्लीट करना है। अगर आप 1 मिनट तक सोचते जाओगे तो बहुत फंस जाओगे आप। और आपको दो ऑप्शन में डाउट है, इसकी महारत्न कंपनी कौन है, इसमें इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ये तो नहीं है, हिंदुस्तान HAL हो गई, कि BEL हो गई, कि NTPC हो गई। अगर आपको NTPC और BEL में डाउट आ रहा है तो अभी के लिए आप क्या करो, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे चलो फटाक से। और है ना, ऐसे जो मार्क फॉर रिव्यू वाले ना, ऐसे 3 या 4 ही क्वेश्चन होंगे पेपर में, ऐसा नहीं है कि 20 20 40 में से 20 क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, 10 अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर 20 को तुक्का मारोगे ना। 4 या 5 ही क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे ऐसे, जिसको आपको लगेगा कि यार दो में से एक में डाउट है, तो उसको अभी के लिए होल्ड पे रखो, गलत नहीं मार्क करना और उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना। फिर आगे चल के अपने 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप तुरंत वो 4 क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ। लास्ट के जो 1 2 मिनट बचते हैं, जब करने को कुछ नहीं रहता है, कि ना तो आप कॉन्ट का कोई DI सॉल्व कर सकते हो, ना आप रीजनिंग का कोई पजल सॉल्व कर सकते हो, तब आप या तो आओ इस पे मार्क कर लो, या तो आपको लगता है तो आपका जो वही 10 मिनट का ड्यूरेशन है, 3 4 क्वेश्चन तो आप तुरंत मार्क कर सकते हो। अगर आपके 9 मिनट में हो गए बाकी जी के कुछ सेक्शन, तो आप बाकी 3 4 क्वेश्चन आके मार्क कर दो। और कभी कभी ऐसा लगता है कि 10 मिनट मैंने टाइम बोला है, बट हो सकता है कि 12 मिनट भी लग जाए। कभी कभी जीए का सेक्शन लेंदी आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन अगर हो गए आपके इसमें, अगर मैं देखूं कि जिसमें ना ऑप्शंस स्टेटमेंट बेस आता है जीए, तो कोई क्वेश्चन इसमें तो दिख नहीं रहा है। जैसे ये बता, ये भी स्टेटमेंट बेस नहीं है, बट ये क्वेश्चन भी आया था, देख लो। ये स्टैटिक जीए का एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये वाला। सॉइल नोट किसको बोलते हैं, ये भी आया है पेपर में। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है, यही पेपर था पूरा सेम टू सेम, 100% सेम पेपर था। हाँ,
ये मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे 4-5 आ जाएँगे, 4-5 आ जाएँगे स्टेटमेंट्स। अब बताना है कि इसमें कौन-सा सही है, कौन से कितने सही है, कितने गलत है। 1, 2, 1, 2, 3, 4 ये अगर आपको बिल्कुल भी डाउट है ना, तो आप छोड़ ही दीजिएगा इसको, तो अटेम्प्ट नहीं करना, इसमें ना टाइम वेस्ट करना है। ये तो छोटे सिर्फ़ नाम है, बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स भी आते हैं। तो ऐसे 10 मिनट में आप जीए का सेक्शन निपटा दीजिए फटाक से। फिर आप आइए कंप्यूटर पे। कंप्यूटर भी सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नंबर सिस्टम। ये तो अब सीधी बात है, आता है नहीं आता है। कैच कैच मेमोरी में तो मेमोरी है, तो ये नहीं है। फटाक से मार्क किया, आगे चले। विच कलर केबल डिनोट्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। ब्लैक ब्लू, ये अब डाउट होगा। अब ये देखिए, ये आपने नहीं पढ़ा, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कंप्यूटर को आप मॉक से कीजिए। और मॉक में जिस टाइप के आते हैं ना, कि अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को तो आप प्रिपेयर कीजिए ही, बट नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होता है, कौन सा कितने जितने कलर केबल है, अलग अलग कलर केबल का काम क्या होता है, यहाँ पे तो एक ऑप्शन एक आंसर मिल जाएगा, बट बाकी कलर्स केबल का काम क्या होता है वो भी आप पढ़िए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है कंप्यूटर में, तो ये इंटरेस्ट पे रहता है ना। उसके बाद में डैश इज स्टेट ऑफ लो पावर इन एक्टिविटी इन कंप्यूटर। अब ये मुझे भी नहीं आता, तो मैं स्किप कर दूंगा सीधे। गलत गलत नहीं मार्क करना, आपकी एक्यूरेसी 95% रहे, 90+% तो बहुत अच्छा है मेंस में। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये आपने पढ़ा होगा, ये तो हॉलीवुड की पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट स्ट्रक्चर एनालॉग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस आर्किटेक्चर। नहीं आता, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको बीसी आता है, बीसी अटेम्प्ट कीजिए, ये नहीं कि ज़्यादा अटेम्प्ट दिखाने के चक्कर में गलत गलत अटेम्प्ट कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्टिंग प्रिंटर एंड स्कैनर। यूएसबी पोर्ट, इथरनेट, एचडीएमआई पोर्ट। इसका पता नहीं क्या हो, यूएसबी हो सकता है। और फिर उसके बाद में ये वाले ऑप्शंस वाले आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो ये भी एक है, देखना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है ये आपको आता है तो मार्क कीजिए, नहीं तो आगे चलिए। ऐसे फटाफट फटाफट आगे चलिए। इसमें भी अगर आपको एक दो क्वेश्चन में डाउट है तो उसको अभी के लिए मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और फिर आगे चलिए। 10 मिनट में पेपर होना चाहिए आपका, क्योंकि कितना टाइम लगता है देखो, अब ये क्वेश्चन को रीड करने में है। विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन इज टू कंप्यूटर प्रोग्राम शेयरिंग द सेम रिसोर्स एंड इफेक्टिवली ईच अदर फॉर एक्सेसिंग द रिसोर्स। अब या तो आपने 10-20 सेकंड में अपना क्वेश्चन पढ़ लिया, और बहुत हो गया, आपको 10 सेकंड लगेगा सोचने के लिए कि भाई मतलब आता है कि नहीं आता है। ऑप्शन 5 पढ़ने में 10 सेकंड लगेगा। 30 से 40 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन निपटाना है आपको, तभी जाके आप 10 मिनट में कर पाएंगे फटाफट। 30 सेकंड मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। जो छोटे से अब ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड पढ़ने में लगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो बिंग भाई नहीं है, सर्च इंजन है। कितना 5 सेकंड मार्क करूँगा, तो ऐसे 10-20 सेकंड वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो 20 से 22 मिनट में आपको जीए इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर निपटाना है। फिर अब आप आ जाएंगे इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कैसे अटेम्प्ट करें, मेंस में फ्री हो जाता है, मेंस में डिफ़िकल्टी आती है, क्वेश्चन लेंदी रहते हैं। तो उसकी स्ट्रेटेजी अगर देखें हम, तो देखो, सबसे पहले अगर पैसेज आ गया सीधे आगे बढ़ो, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। पैसेज जहाँ पे भी है ना, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्योंकि आपको लास्ट में ढूंढना ना पड़े कि पैसेज था कहाँ पे। उसके बाद में ये आया था, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया था, बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया था। दो पर्सन्स के मतलब बीच का कन्वर्सेशन दिया हुआ था, पर्सन वन पर्सन टू, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड कर दिए थे उन्होंने। तो ये भी मार्क कर दो अभी के लिए, मैंने ये भी बाद में किया था। सेम टू सेम मैंने जैसा किया था मैं वैसा बताऊँ। पैसेज भी मैंने बाद में किया था, ये भी बाद में किया था। अब ये एरर स्पॉटिंग, ये अगर आपने अच्छे से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े होंगे, तो आप 5 में से 3-4 एरर स्पॉटिंग कर लेंगे डेफिनेटली। ठीक है ना, तो एरर स्पॉटिंग को आप निपटा दो। जो जिसमें डाउट आ रहा है उसको छोड़ दो, जो 100% श्योर हो, मैच द फॉलोइंग भी तुरंत निपटा लो आप, सीधे सीधे साथ में ही। फिल इन द ब्लैंक्स निपटा लो। एक और पैसेज आ गया, दो पैसेज आए थे। अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो आप एक आध पैसेज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम जाता है पैसेज सॉल्व करने में, 7 से 8 मिनट लगते हैं मेंस में। तो आप क्या कर सकते हो कि पैसेज स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। आपको वैसे भी गुड अटेम्प्ट 30 तक गुड अटेम्प्ट है इसका, इंग्लिश के 30-32। तो अगर आपको एक पैसेज स्किप करना, आपको लगता है 7 मिनट में आप किसी और सेक्शन में जैसे क्वांट में आप कर सकते हो डीआई या रीजनिंग में पजल, तो आप एक इसमें आरसी स्किप कर सकते हो। उसके बाद में फिर इन द ब्लैंक्स करना ही है आपको। फिर ये आ गया, ये टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि इसकी रिप्लेस करो इसको, या अपोजिट मीनिंग क्या आएगा, ये वाले क्वेश्चन आए थे। तो ये सब वर्ड वर्ड वाले जो है ना, इसको एक ही बार में निपटाते चलो। फटाफट सारे निपटा लिए, उसके बाद में लास्ट में आके पैसेज कर लिया आपने।
ये हो गया आपका इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन में 25 मिनट से 30 मिनट से ऊपर नहीं देना है, 25 से 30 मिनट के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं देना। अब बचे आपके, सपोज कर लो आपने 10 मिनट कंप्यूटर में दिया, 10 मिनट आपने जीए में दिया, 25 मिनट आपने इंग्लिश में दिया, टोटल हो गए आपके 45 मिनट। बहुत ले लो आप, 50 मिनट्स ले लो आप, है ना। 50 मिनट्स आपने दे दिए। अब आपके पास बचे हैं 70 मिनट, पीओ के लिए बता रहा हूँ, 70 मिनट बचे हैं। अब 70 मिनट को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि या तो 40-30, 40 स्ट्रॉन्ग, 30 वीक सेक्शन या एवरेज सेक्शन जो भी आप बोलें, या फिर 35-35 दोनों को बराबर भी दे सकते हो, या फिर 45-25 भी दे सकते हो। मैं ऐसा भी करता था कि जब मुझे कॉन्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कॉन्ट हार्ड आ गया, या रीजनिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि रीजनिंग हार्ड आ गया, तो मैं दूसरे सेक्शन को 45 मिनट्स दे दूंगा, उसमें एकदम एक्सेल करने का ट्राई करूंगा, और दूसरे सेक्शन में मैं कम टाइम देके अच्छे मार्क्स, डिसेंट मार्क्स लाके पास होने का सोचूंगा। और ऐसा भी है ना कि आप मन में ही अपना सेक्शनल जो टाइमिंग देने वाले ना पहले से, इसमें भले ही सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 120 मिनट कंपोजिट दे दिया है, लेकिन आप पहले से ही माइंड में प्रिपेयर रहें कि आपको कितना सेक्शन, अपने मन में ही आप डिवाइड कर लें सेक्शन टाइमिंग, और उसको उतने पे रखें। थ्रेशोल्ड मान लें कि 10 मिनट से ऊपर नहीं देना, मतलब नहीं देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में आके ज़्यादा टाइम दे देंगे कॉन्ट और रीजनिंग, कि हमारे तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप कर भी लोगे 30-30 अटेम्प्ट, लेकिन लास्ट में अगर टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो आपका एक सेक्शन छूट जाएगा। ऐसा मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों के साथ, बहुत लोग 10-10, 20-20 मार्क कट ऑफ से ऊपर ले आते हैं, लेकिन फिर लास्ट में आके वो लोग अटक जाते हैं क्योंकि सेक्शन कट ऑफ नहीं निकल पाते एक आधे सब्जेक्ट का। तो अब अगर हम रीजनिंग सेक्शन का देखें कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो अब ये सिंगल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि रीजनिंग और कॉन्ट में आप शुरू के 1 से 1.5 मिनट जो है ना, वो आप दो पूरा पेपर स्किम करने के लिए। जैसे 40 क्वेश्चन है ना, क्या करो आप एक बार स्किम कर लो, और स्किम करते करते जो पजल बीच में आते हैं ना, उसको आप नोट डाउन करते चलो। आपका रफ शीट रहेगा, ऊपर लिख लेना। फॉर एग्जांपल जैसे आप 1 2 3 आगे के देख रहे हो पेपर में, क्या हाँ यहाँ पे आपका ये क्रिटिकल रीजनिंग आ गया, इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद में आगे बढ़ाया, अब ये आ गया, इसको आप कर सकते हो। जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो आपको पता है कि आप कर ही लोगे, 1 ही मिनट का है, जैसे कोडेड नहीं, नॉर्मल सिलॉक्स है या इनइक्वलिटी राइट आ गया, तो उसको तो आंखों देखे तुरंत तुरंत सॉल्व कर लो। वरना आप एक बार आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करते हो आगे बढ़े आप, उसके बाद में ना, अब जैसे ही आएगा इसको सॉल्व मत करो अभी, अभी मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। ब्लड रिलेशन है, अभी मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। ये सिंगल क्वेश्चन आया, इसको भी मत करो, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। पजल आया, अब जैसे ये आया डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ये इसने मुझे फंसाया था भाई, इसी डायरेक्शन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसने मेरा 5 मिनट ले लिया था। दो आते हैं, इसको एक पॉइंट में मेट करना रहता है, तो मैंने अटेम्प्ट किया था इसको शुरू में। तो इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हो, अभी आप सिर्फ पेपर देख रहे हो। उसके बाद में अब पजल आ गया, तो अब इसको ना नोट कर लो आप एक जगह पे लाइन से, कि जैसे क्या 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 से लेके कब तक है, 18 से लेके 22 में पजल है, और कौन सी पजल थी वो लिख लो साइड में। अब जैसे ये थी आपकी 18 में, ये पैरेलल रो पजल थी, ठीक है, पैरेलल। तो 18 to 22 पैरेलल, ऐसा करके आगे फटाक से आगे चलो। फिर आप आए दूसरे पजल पे आए आप, उसके बाद में ये 5 पजल है, ये किसके है, ये भी वही वाला है, ठीक है, 7 एम्प्लॉय वाला डेजिग्नेशन, तो लिख लो आप 23 से 27 डेजिग्नेशन फटाक से। उसके बाद में आगे बढ़ो। ये आपने एक जगह जब लिख लिया, आपने 1.5 मिनट में समझ लो आपने पूरा पेपर देख लिया। इनपुट आउटपुट में भी नहीं लिखना, उसको आप मतलब नोट कर लेना कि 28 से लेकर 33 तक जहाँ तक भी है इनपुट आउटपुट है। ऐसे आपने लिख लिया, समझ लो आपने 4 पजल आए हैं, वो आपने नोट कर लिया कि या इतने इतने क्वेश्चन पजल है। अब आप क्या करो, पजल पहले अटेम्प्ट मत करो। आप जो मिसलिनियस क्वेश्चन आपने देखे थे ना, जैसे इनइक्वालिटी आ गया, सिलॉक्स आ गया, जो एक एक मार्क के क्वेश्चन देखे थे, जो डायरेक्शन क्वेश्चन देखे थे, जो ब्लड रिलेशन देखे थे, उसको आप पहले अटेम्प्ट करो फटाफट। आपके सपोज कर लो 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क की पजल आ रही है, 20 से 22 मार्क की, जो 18 मार्क की बाकी आएगी मिसलिनियस, उसमें भी 5-6 मार्क आपके क्रिटिकल रीजनिंग रहेंगे पीओ में। क्लर्क में क्रिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आता, पीओ में आता है। तो आप क्या करो कि जो शुरू के 10-12 क्वेश्चन है ना, वो मिसलिनियस वाले अटेम्प्ट कर लो फटाक से। फिर जो आपने नोट करके रखा है, ये जो पजल्स के नंबर नोट करके रख लिए थे आपने 10 सेकंड में शुरू में, तो उसमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से कि आपको किस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको समझ लो डेजिग्नेशन पजल पे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको करूँगा तो सॉल्व कर ही लूँगा, वो लेंथ भी छोटी है और उसको मैं कर सकता हूँ, तो आप जाओ डेजिग्नेशन पजल पे जाओ। उसके बाद में आप जैसे आए, आपको लगा ये पजल मैं कर सकता हूँ, तो आप फटाक से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद में ऐसे प्रायोरिटी अपनी सेट कर लो, पहले कौन सा पजल, दूसरा कौन सा पजल, ऐसा। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, अगर आप नोट करते हुए नहीं चलोगे कॉपी में, अपने रफ शीट में अगर आप नोट नहीं करोगे यहाँ से यहाँ ये पजल थी, 18 से 22 ये पजल थी, 24 से 30 ये पजल थी, तो जब आप पूरा पेपर के टाइम में एग्जाम हॉल में बैठे हुए ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे।
कहाँ पे देखी थी, फिर आप ऊपर नीचे क्वेश्चन करने लगोगे। और इंटरफेस तो हम जानते हैं कि एकदम स्मूथ नहीं रहता, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास नोट रहेगा तो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो ये चीज़ एक आपको बेनिफिशियल रहेगी, आप मॉक में ट्राई करना। अपने रफ शीट में आप क्वेश्चन नंबर और कौन सा पजल है वो लिख के चलना। जब पेपर पूरा 1 डेढ़ मिनट में स्किम कर लो, और आप 1 डेढ़ मिनट में पेपर देख ही लेना। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आया तो पहले क्वेश्चन से पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया, उससे प्रॉब्लम होती है। मतलब एक आइडिया मिल जाएगा आपको पेपर का लेवल इजी क्या है। अगर आप ऐसे 1 डेढ़ मिनट में समझ गए कि नहीं यार रीजनिंग का सेक्शन हार्ड है, तो इसको मैं कम टाइम दूंगा। क्वांट का सेक्शन भी आपने ऐसे 1 डेढ़ मिनट में देख लिया कि क्वांट थोड़ा इजी है, तो आप क्वांट को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। उसी तरह वाइस वर्सा। तो अगर आप पेपर देख लेते हो तो आपको एक ये फ़ायदा रहता है कि पेपर हार्ड है कि इजी, उसका एक आइडिया आपको लग जाता है। उसमें कितना सेक्शन में टाइम देना चाहिए वो भी आइडिया लग जाता है। वरना कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, अगर पेपर नहीं देखेंगे और 45 मिनट दे दिया रीजनिंग में, रीजनिंग हार्ड आ गया, 25 ही अटेम्प्ट हुए, बट बाद में मालूम पड़ा कि क्वांट का सेक्शन इजी था, उसको अगर मैं टाइम देता तो उसमें ज़्यादा कर लेता, तो फिर पछतावा होगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब सिमिलरली क्वांट आया, इसको भी अभी के लिए स्किप कर दो आप। स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर दो। और नंबर सीरीज भी मार्क करते चलो, कहाँ पे स्पीड मैथ्स है मार्क कर लो आप, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब ये आ गया, इसको तो तुरंत हाथों हाथ सॉल्व कर लो। अरिथमेटिक मतलब सॉरी सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो उसको तुरंत हाथों हाथ सॉल्व कर लो। वर्ड रॉन्ग नंबर सीरीज में आप एक बार का सोच सकते हो क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक तुरंत सॉल्व कर लो। और जब आप ऐसे गुजर रहे होगे ना अरिथमेटिक में से, तो एक नज़र मारते चलो, जैसे जो कुछ 3 4 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, या फिर पार्टनरशिप हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, आपको उस पर कॉन्फिडेंस है और आपको एक नज़र में समझ में आ रहा है ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको आप निपटा लो इसमें 1 ही मिनट में। या तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो, वैसे आपको जो अच्छा लगे। जैसे 10 12 अरिथमेटिक आ रहे हैं तो आपको 2 या 3 ही क्वेश्चन पे लगता है कि आप कर सकते हो, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू अभी के लिए करके चलो, ताकि आपको लास्ट में फिर अरिथमेटिक भी ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पे मैंने देखा था वो वाला। भले आपने पढ़ा ना हो, एक हल्का आइडिया ले लिया, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलो। फिर ये वाला निपटा लो। आता ही है 10 10 मार्क का आपका स्पीड मैथ्स आएगा। चाहे तो अप्रॉक्सीमेशन आएगा, और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक मिला के 10 मार्क तक आता है। फिर आप फटाक से डीआई पे चलो। डीआई आप देख लो कौन कौन सी डीआई है, ये क्या क्या थीम है उसका, क्वेश्चन कितने किसके लेंदी है, मार्क फॉर रिव्यू कर लो डीआई को। इसको मैं बोलूँगा जैसे पजल आप नोट कर लेते हो ना, वैसे मार्क कर लो। जैसे 180 से लेके 184 तक आपका टेबुलर डीआई, ऐसा लिख लो। मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। उसके बाद में आपको कैसलेट आया, वो भी लिख लो। 3 डीआई देख ली। अब अपनी आपने स्पीड मैथ्स फटाक से छुड़ा लिए थे ऑलरेडी आपने, तो आप डीआई पे जाओगे। जो 3 डीआई में से, जैसे 3 डीआई आ रही पेपर में, एक पाई चार्ट आया, एक कैसलेट आया और एक टेबुलर आया, तो आपको लगता है कि आप टेबुलर डीआई फटाक से कर सकते हो, तो पहले उसको प्रायोरिटी दो। फिर आपको लगता है कि आप पाई चार्ट कर सकते हो, आप उसको करो। फिर अगर आपको अभी के लिए कैसलेट स्किप करना है, तो आप वो छोड़ के आप फटाक से जो आपने अरिथमेटिक मार्क किए थे ना, 1 2 क्वेश्चन, 2 3 जो भी आपने मार्क किए, 3 क्वेश्चन सपोज आप करने वाले अरिथमेटिक के, तो उसको निपटा लो। और साथ ही साथ रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा तो उसको कर लेना। ऐसे करके आपके 18 से 20 अटैम्प्ट आपके आराम से 35 मिनट में इसके हो सकते हैं। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी रहता था भाई। इसी स्ट्रैटेजी से मैंने पेपर में 110 115 अटैम्प्ट किया था, और लगभग 97 मार्क्स मेरे आर आर पी ओ में आए थे। और सेम स्ट्रैटेजी से मैंने आर आर बी क्लर्क मेंस अटैम्प्ट किया था, उसमें मेरे 131 आए थे। देखो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्लर्क में और पी ओ में दोनों में सेम रहने वाला है। बस फ़र्क ये रहेगा कि क्लर्क का पेपर का लेवल ईजी रहेगा, तो उतने टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। और पीओ में पेपर का डिफिकल्टी थोड़ा हार्ड रहेगा, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सेम रहेगा, बट आप पीओ में थोड़े कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से पेपर अटेम्प्ट करते हो, कॉन्ट और रीजनिंग और बाकी सेक्शन जैसे मैंने बताया, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देते हो आप, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक बार इसको ट्राई करके देखना। अभी लास्ट के 15 दिन बचे हैं, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 5 मॉक तो देने ही चाहिए, मिनिमम 5 मॉक। हर 2 या 3 दिन पे एक मॉक दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और वो सफिशिएंट रहेगा। और जीए रेगुलरली पढ़ते रहिए और कंप्यूटर का भी पढ़ते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।